20वें दिन इजराइल हमास जंग सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच चुकी है। आज इजरायली फोर्स के गाजा में घुसने का वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कल ही हमास ने कहा था कि हम जमीनी जंग के लिए तैयार हैं, भले ही थोड़ी देर हो। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस जंग में क्रिप्टो करेंसी की भी बड़ी भूमिका है। कैसे क्रिप्टो करेंसी की वजह से युद्ध भड़का, ये भी आपको बताएंगे। और हमास की फ्रॉगमैन फोर्स क्या है, क्यों इजराइल के लिए ये बड़ा खतरा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जंग के 20वें दिन तबाही की 20 बड़ी तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो ये 20 बड़ी तस्वीरें आपके सामने है। पहले दिन जिस दिन हमले किए गए थे हमास की ओर से इजराइल पर 7 अक्टूबर का दिन, और आज 20वें दिन में इस युद्ध प्रवेश कर गया और किस तरीके से हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन 20 तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं वार पलटवार का दौर भी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थोड़ी देर पहले गाजा से इजरायली फोर्स को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की 10 विध्वंसक वीडियो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां 7 अक्टूबर को हुए हमले से जुड़ा एक नया वीडियो इस बीच सामने आ गया। हमास लड़ाकों को किस तरीके से आईडीएफ ने घेरा, इसी का ये वीडियो है। किबुत्स में कई नागरिकों की जान आईडीएफ ने बचाई है, क्योंकि हमास ने एक 7 अक्टूबर को हमला बोला था, ड्राइवर को गोली मारी, 2 लड़ाके ढेर हुए। ये तस्वीर आपके साथ। और इधर इजराइल की बारूदी बौछार से गाजा दहल उठा है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां 24 घंटे में इजराइल के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 24 घंटे में बमबारी में 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में हमले पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है। गाजा में रात भर चला इजराइल का ऑपरेशन। गाजा में सेना ने रात भर जमीनी हमले किए, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत किस तरीके से की गई है, इसको लेकर आईडीएफ ने बयान जारी किया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, इजरायली फोर्स का पूरी रात गाजा पर हमला हुआ है। उत्तरी गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हमले किए गए। आईडीएफ के हमले में हमास के कई ठिकाने ऐसा बताया जा रहा है कि तबाह कर दिए गए। अगली बड़ी खबर सामने, जहां पर आईडीएफ का गाजा में बड़ा ऑपरेशन। रात में गाजा में बढ़ता दिखा आईडीएफ का काफिला। हमास पर हमले से पहले ये बड़ा ऑपरेशन, जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही कि वेस्ट बैंक में भी रात भर भीषण बमबारी हुई। और अगली बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां गाजा में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। अल नस्र पर फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए गए हैं। गाजा के पश्चिमी इलाके में बमबारी की ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, गाजा में इजरायली हेलीकॉप्टर ने प्रवेश किया। अल मगाजी शिविर पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इजराइल ने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, गाजा पर इजराइल की बारूदी बौछार को लेकर लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल। आसमान में कई फीट ऊंचे धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है सेंट्रल गाजा में इजराइल के हमले को लेकर। हमले में गैस स्टेशन में किस तरीके से आग लग गई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। अहोरा इलाके में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक के बाद ये तस्वीरें सामने आई। और इधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स का अटैक हुआ है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, तुबास इलाके में इजरायली फोर्स घुसी है और वेस्ट बैंक में भी उनकी तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया है, बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और अब आपको युद्ध क्षेत्र से आई 2 खौफनाक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भविष्य का अंदाजा लगाना
मुश्किल नहीं होगा। दरअसल इजरायली फोर्स ने आज गाजा की तरफ बढ़ते अपने ग्राउंड फोर्स का वीडियो जारी किया है, जिसमें सैकड़ों टैंक गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर किस तरीके से नजर रखी जा रही थी उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां गाजा में इजरायली सेना घुस चुकी है। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल भी गाजा में दाखिल हुआ है। गाजा में घुसकर हमास पर बड़ा हमला किया गया है। हमास के ठिकानों तक पहुंचकर किस तरीके से हमला किया गया है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। टैंक्स का मूवमेंट, आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष झा का, जो लगातार इजरायल से पल पल का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं और अपनी लोकेशंस को जहां खबर है वहां मूव भी करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपका लोकेशन जानना चाहूंगी मनीष, इस वक्त ग्राउंड पर किस तरीके की स्थिति है, और जिस ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू करने में अब तक देरी हो रही थी उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है, आगे हम क्या देखेंगे? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त तो मेरी लोकेशन तेल अवीव में ठीक आर्मी हेडक्वार्टर के पास है, जहां पर कि कल ये मीटिंग हुई और उसके बाद कमांड सेंटर से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की हरी झंडी दी गई, जिसके बाद आईडीएफ के फोर्स गाजा के अंदर घुसे। एक लिमिटेड ऑपरेशन था, एक सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, जिसमें टारगेट ये था कि गाजा में मौजूद कुछ हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना है, कुछ हमास के आतंकियों को मारना है, और ऐसा आईडीएफ का दावा है कि वो ऑपरेशन सफल रहा। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन के बाद आईडीएफ के लोग फिर वापस गाजा पट्टी से इजरायली सेना सीमा के अंदर चले आए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण इसका ये भी है कि कल जिस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम गाजा के भीतर घुसेंगे, हम गाजा के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये हम नहीं बताने जा रहे, लेकिन महज उसके संबोधन के 2 घंटे के भीतर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आईडीएफ इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए दबाव में है। इजराइल के लोग जवाब चाहते हैं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, 3 हफ्ते के बाद 7 अक्टूबर का हमला चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से वो मैं मनीष आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां भारत यूरोप गलियारे से हमास बौखला गया है। इजराइल जंग पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली G20 में अहम ऐलान हुआ था। भारत यूरोप गलियारा भी हमले की वजह है, ये बात कही गई है। ये गलियारा पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का जुड़ना भी हमास के हमले की वजह हो सकता है। ये बड़ा बयान जो बाइडेन का। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. And one more word on this. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank, that pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable, and it has to stop now. If I may very quickly, in the 8 तो ये बड़ी खबर सामने आई है। जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है मिडिल ईस्ट का जुड़ना भी हमास के हमले की वजह हो सकता है। मनीष, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? G20 में एक बड़ा ऐलान हुआ था और अब कहा जा रहा है इस आर्थिक गलियारे से बौखला गया हमास। देखिए, दशकों से चल रहे इस संघर्ष में जिस तरीके से अचानक ये डेवलपमेंट हुआ कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उससे तो लगता यही है कि दरअसल पर्दे के पीछे कुछ दूसरे प्लेयर हैं, वो प्लेयर जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था। G20 में हमने देखा कि दिल्ली घोषणा पत्र के साथ साथ किस तरीके से इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात आई थी। ये कहा गया कि ये जो चीन का BRI है उसका जवाब है। एक ऐसा दौर आएगा जब भारत, मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन क्षेत्र की प्रगति होगी। तो जाहिर है ये किसे पसंद नहीं होगा? ये चीन को पसंद नहीं होगा। और जिस तरीके से चीन ने अपने युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजे, जिस तरीके से आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया
जब हमास के हमले की कड़ी निंदा होनी थी, तो चीन जैसे पर्दे के पीछे से एक्टिव है, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमास को पीछे से किसी ने पुश किया है, जोरदार दबाव दिया गया है कि कुछ ऐसा कत्लेआम मचाओ कि ये कॉरिडोर न बन पाए। उसी तरह I2U2 था, या इजराइल और सऊदी के बीच में अच्छे संबंध बन रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में चीन जैसे प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जिसने इस पूरे, अगर आप कहूँ तो इस पूरे विवाद में जो है सो पूरी तरह से उसको उलझाया, उसको सुलगाया और इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, और अभी पर्दे के पीछे से बैठकर सब कुछ देख रहा है। बहुत बड़ी बात आपकी तरफ से भी कही जा रही है। तो जो बाइडेन का ये पूरा बयान हमने आपको बताया है, और इजराइल हमास जंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये जंग छिड़ी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फंडिंग रुकने से बौखलाकर हमास ने ये हमला किया, ये सूत्रों का कहना। 2 हफ्ते पहले हमास के खाते फ्रीज हुए थे। सोशल नेटवर्क पर डोनेशन लेने वाले खाते फ्रीज कर दिए गए थे, और माना जा रहा है कि इसी से बौखलाकर हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला बोला। तो ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो सवाल बड़ा यही है, क्या क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही इजराइल और हमास में जंग छिड़ी है? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिग वॉल पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक इजराइल अमेरिका फंडिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे, और इसी से हमास कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ था। बता दें, जांच में डिजिटल करेंसी में लेन देन का खुलासा भी हुआ है कि कुछ इसी तरीके से डिजिटल लेन देन ये कर रहे हैं। इजरायली पुलिस ने हमास के जो खाते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया। फिर आपको बता दें, इसके अलावा खबर यह आई है कि बिनेंस के जरिए डोनेशन लेने वाले खाते फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा डोनेशन लेने वाले खाते फ्रीज कर दिए गए, ये तो बताया गया। इजरायली पुलिस ने ये खाते फ्रीज किए। सोशल मीडिया पर हमास के लिए डोनेशन मांगा जाता था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर, और ऐसे में हमास की कमर तोड़ने के लिए उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया। खाते फ्रीज होने के बाद हमास की फंडिंग पूरी तरीके से बंद हो गई, और इसी का कहीं ना कहीं असर माना जा रहा है कि पैसों की कमी होने से बौखलाए हमास ने हमला कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास की फंडिंग को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 4 साल में करीब 8 करोड़ रुपए हमास ने जुटाए। 3 अरब 41 करोड़ रुपए इजराइल ने जब्त किए। 2019-23 के बीच मिली थी फंडिंग। फोर्ब्स ने बताया था सबसे धनी आतंकी संगठन हमास को। तो किस तरीके से हमास फंडिंग जुटा रहा था इन तमाम हमलों के लिए, और इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब हमास की फंडिंग की इनसाइड स्टोरी भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो समझना आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से पूरी फंडिंग ये जुटाई जाती थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं, और बड़ी खबर ये है कि क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल जो भी करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। 2019 से 23 के बीच मिली थी फंडिंग। बड़ा खुलासा हुआ है, और अब चूंकि इनके तमाम खातों को फ्रीज कर दिया गया, ये भी माना जा रहा है कि इसी से बौखला कर हमास ने ये बड़ा हमला किया है। आइए आपके सामने हमास की फंडिंग की इनसाइड स्टोरी भी हम जल्दी से रख देते हैं। ये बताया जा रहा है 7 अरब 82 करोड़ से ज्यादा रुपए हमास ने जुटाए। 3 अरब 41 करोड़ से ज्यादा रुपए इजराइल ने फ्रीज किए। 100 करोड़ रुपए हमास का सालाना बजट है। ये देखिए जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा 2019 से 23 के बीच हमास को मिली फंडिंग, और ये किस तरीके से मिली इसे समझिए। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जरिए डोनेशन मांगने पर मिली, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा बिटकॉइन, डॉजकॉइन के जरिए भी लिया जाता था डोनेशन। साथ ही साथ अरब देशों के प्राइवेट डोनर से भी इन्हें पैसे मिलते हैं। फोर्ब्स ने सबसे धनी आतंकी संगठन भी हमास को बताया है। मनीष, बिना वक्त गवाए आपसे इस पर और ज्यादा जानकारी चाहूंगी कि क्या हमास जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है, ये क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की दमाल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहा था, और अब चूंकि खाते फ्रीज कर दिए गए, कहा जा रहा है कि इसी से बौखला कर हमलों को अंजाम दिया गया है इजराइल पर। देखिए तमाम तरह की बातें हैं। अभी हमने बाइडेन का वो स्टेटमेंट सुनाया। बाइडेन कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा था उसकी वजह से हमास ने हमले किए। फिर खबरें आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से हमास ने हमले किए। कोई कहता है कि ईरान की वजह से हमला किया। कारण जो भी है ये तो बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है कि कारण क्या है। मुझे नहीं लगता है कि केवल एक फंडिंग मामला रहा हो, क्योंकि हमास की जो तैयारी है वो महज 2-4-10 दिन की तैयारी नहीं है।
वो 6 महीने, साल भर, 2 साल की तैयारी थी। जितने संसाधन थे वो संसाधन अप्रत्याशित थे। वो संसाधन थोड़े से फंड से नहीं, वो कई हजार करोड़ के संसाधन के साथ हमास ने हमले किए। कई हजार लोगों ने हमास के हमले में भाग लिया। वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक बड़ा रीजन इसका हो सकता है, चीन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ईरान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और निश्चित तौर पर देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बिगड़ा है उसकी वजह से भी हो सकता है कि अमेरिका को कैसे मिडिल ईस्ट में फंसा कर रखा जाए, ये एक साजिश हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से कही गई है। मनीष, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को और हम बताने जा रहे हैं, जैसे इजराइल से लड़ने के लिए हमास की कितनी जबरदस्त तैयारी है। हमास की जारी एक तस्वीर से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस बीच बड़ी खबर ये कि हमास की इजरायली फोर्स को धमकी भी सामने आई है। हमास ने तस्वीर जारी करके इजरायली फोर्स को धमकी दी है। हमास ने कहा है कि हमारे लोग समंदर के अंदर बैठे और इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेंगे। ये तस्वीरें देखिए आप, हैरान कर देने वाली सामने आई है। और हमास की तरफ से कहा गया है कि हमारे लोग समुद्र के अंदर बैठे और जो अगला बड़ा हमला होगा वो 7 अक्टूबर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि हमास की सुरंगों को लेकर कुछ जानकारी हमने आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए 1300 सुरंग जो 500 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है, 1 से 1.7 मीटर चौड़ी बताई जा रही है, 2 से 2.5 मीटर ऊंची बताई जा रही है। इसके अलावा मकड़ी के जाल की तरह ये फैली हुई हैं सुरंगें। अब हमास की तैयारी क्या है इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 साल तक तैयारी की, लैंडलाइन का नेटवर्क इनके द्वारा बिछाया गया, वायरलेस फोन का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानकारी ये भी कि 2 साल से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से हमास का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, ये जानकारी आपके सामने हमने रखी। और हमने बताया कि किस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि हमास लगातार बौखलाहट में ही इस तरीके के हमले कर रहा है, और बावजूद इसके कि इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि आप सरेंडर कर दीजिए, हमास की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बड़ा सवाल यह है कि इजराइल क्या कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हमास की धमकी का ट्रेलर भी 24 अक्टूबर को दिखा, जब हमास लड़ाकों ने इजराइल में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। हमास के लड़ाकों की इजराइल में घुसने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है, और वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आया है। ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिन्हें जारी करके इजराइल को धमकी दी गई है कि हमारे ही ये लड़ाके हैं जो समुद्र में इस वक्त बैठे हुए हैं और कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं। और इस बार जो हमला होगा वो 7 अक्टूबर से बड़ा होगा। किरत इलाके में सुरंग से इजराइल में घुसने की कोशिश की, ये जानकारी निकलकर सामने आई। गाजा पट्टी में समंदर किनारे मारे गए हमास के लड़ाके। इसके अलावा हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 3 तरफ से हमला करने की कोशिश की गई थी। इजरायली सेना ने सुरंग के गेट पर हमला किया। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो सुरंग वाला युद्ध प्लान है उसको लेकर जानकारी क्या कुछ अब तक सामने आई है। तो इजरायली सेना इनके अलग अलग टारगेट्स पर निशाना साध रही है। कोशिश यही है कि हमास उससे पहले सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमास की सुरंगें इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर हमास के लड़ाके एक बार इजरायली टुकड़ी के बड़े हिस्से को तबाह कर सकते हैं। अब इन सुरंगों को तबाह करने का ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें न बॉम्ब का इस्तेमाल होगा न ही मिसाइल का। देखिए क्या है इजराइल का मेट्रो कवच ध्वस्त करने का पूरा प्लान। It would be able to set up multiple sophisticated ambushes of IDF soldiers. As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. बारह दिन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है। हमास पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी है, लेकिन सैन्य शक्ति, तकनीक और हथियारों में अव्वल इजराइल हमला करने में हिचकिचा रहा है। वजह है गाजा की जमीन के 100 फीट नीचे बनी हमास की सुरंगों का नेटवर्क। दो 2007 तक हमास ने गाजा की जमीन के नीचे 1300 से ज्यादा सुरंगें बना ली थी।
इन सुरंगों का जाल कितना बड़ा है ये इजराइल भी सटीक तरीके से नहीं जानता। गाजा पट्टी के इस नक्शे पर सुरंगों का जो जाल नजर आ रहा है, सिर्फ इतना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानकारी में है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया, जबालिया, वाश, बुरेजी, जरारा, नुसरियत कैंप, अल मवासी और यूनिस खान से राफा क्रॉसिंग तक जो सुरंगों का जाल नजर आ रहा है, उसके बारे में ही इजरायली फोर्सेस के पास अनुमानित जानकारी है। लेकिन इन सुरंगों का जाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है अमेरिका के डॉक्टर मैथ्यू लेविट, जो द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रीनहार्ड प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। इन्होंने हमास की सुरंगों का जाल खुद देखा है। This is an advantage to Hamas militants when you're working in a tight urban area and you are in a defensive position as people are coming in to liberate that territory. But it's not something that is can't be overcome. It's something that means that the Israelis will incur losses. इन्हीं सुरंगों को ध्वस्त करने की योजना इजराइल बना रहा है। गाजा बॉर्डर के नजदीक इजरायली सेना इस सुरंगों का मॉडल बनाकर इन्हें ध्वस्त करने के तरीके खोज रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के हमले में गाजा में भीषण तबाही हुई है। हमले के बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां कई सारी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गाजा पर लेटेस्ट हमले के बाद किस तरीके के हालात वहां पर है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और अब भी गाजा में हमलों का दौर जारी है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास की फ्रॉगमैन फोर्स अब एक्टिव हो गई है। बताया जा रहा है कि 120 लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, हमास की फ्रॉगमैन फोर्स एक्टिव हो गई है और करीब 120 इनकी तादाद बताई जा रही है, जो लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हो चुके हैं। तो अब जानकारी आपके सामने ये रख दें, क्या बड़ा सवाल यह है कि 24 अक्टूबर को 7 अक्टूबर जैसा हमला, अब फ्रॉगमैन फोर्स को लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 120 खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड इजरायली सीमा में घुसी, फिर समंदर के रास्ते जानकारी यह है कि इजराइल में ये लोग दाखिल हुए। ये तमाम लड़ाके समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए, हमले को अंजाम देकर फिर समंदर में अदृश्य हो गए। ये फ्रॉगमैन फोर्स को लेकर जानकारी, लड़ाकों के टारगेट पर इजराइल का जिकिम कस्बा था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऑपरेशन के लिए फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हमास द्वारा, और इसके अलावा फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो बोट्स के जरिए दाखिल हुए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। घुसपैठ का वीडियो खुद आईडीएफ की ओर से ही जारी किया गया है। तो ये फ्रॉगमैन फोर्स और उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई थी, जहां पर हमास की तरफ से तस्वीरें जारी करके कहा था कि हमारे लड़ाके समंदर में इस वक्त मौजूद हैं और किसी भी वक्त आपके ऊपर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ये जो फ्रॉगमैन फोर्स है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसको लेकर जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई कि 120 लड़ाके अब दाखिल हो चुके हैं। हमास की फ्रॉगमैन फोर्स कितनी घातक है, ये समझिए जरा। हमास के नेवल विंग की स्पेशल यूनिट है फ्रॉगमैन फोर्स, जो समंदर में घात लगाकर दुश्मन पर हमला करती है। फ्रॉगमैन फोर्स की कमांडो पानी में युद्ध कौशल सीखते हैं। फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके घंटों पानी में छिपकर रह सकते हैं, यह है इनकी ताकत। नेतन्याहू का अगला टारगेट सेट हो गया है। आईडीएफ अब अल कस्साम के उस कमांडर को खत्म करने वाली है, जो हमास की अंधेरी और गुप्त सुरंग में छिपा बैठा है। वो दुनिया के सामने जब भी आता है तो नकाब पहन कर आता है। अब तक दुनिया ने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज उसका चेहरा बेनकाब हो गया। वो चेहरा कौन है जिसे हमेशा के लिए इजराइल मिटाने जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। أمام لحظة الحقيقة والمواجهة مع نخبة القسام بعون الله تعالى وقوته। इसी तरह आए दिन इजराइल को धमकी देने वाला ये शख्स है हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का प्रवक्ता।
दुनिया अब तक इसे अबू उबैदा के नाम से जानती है। نستبدل قوات في مواقع القتال ونرسل التعزيزات بالأسلحة अबू उबैदा जब भी कोई धमकी देता है हमेशा लाल और सफेद रंग के नकाब में होता है। दुनिया ने इसके चेहरे को अब तक कभी नहीं देखा, लेकिन अब अबू उबैदा के चेहरे से नकाब हट गया है। न सिर्फ चेहरे से नकाब हट गया है बल्कि उसकी पहचान भी। और इसी के साथ इजरायली सेना ने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर दिया है। आईडीएफ के टारगेट पर हुदैफा कहलौत यानी अबू उबैदा। जी हां, आईडीएफ ने न सिर्फ अबू उबैदा की कुंडली निकाल ली है बल्कि उसकी पहचान को भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अबू उबैदा के रूप में जाना जाने वाले इस शख्स का असली नाम है हुदैफा कहलौत। सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने अबू उबैदा की पहचान को क्यों सार्वजनिक किया? जवाब खुद आईडीएफ का बयान दे रहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि अबू उबैदा का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब उसके खात्मे का वक्त आ चुका है। मतलब ये कि इजराइल का अगला टारगेट है हुदैफा कहलौत यानी अबू उबैदा। नेतन्याहू की सेना जल्द ही इसे मौत बांटने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच आपको बता दें, गाजा में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। आईडीएफ ने उठाए हैं हमास के दावों पर सवाल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने झूठ बोला। हमास पर बाइडेन को भी भरोसा नहीं है। मौत पर भी झूठ बोलता है हमास, ही कहना आईडीएफ का। I would like to question this number. Why do I question this number? Because this Hamas-controlled health ministry has been caught lying in the past. When were they caught lying? In this occasion. When they reported that there were 500, and then they even said 800, but 500 Palestinians were killed in that infamous event regarding the hospital. After everything was said and done, after various journalists did their investigations, and after the EU investigated things on the ground, the confirmed number of killed lies between 10 and 50, and I've seen higher estimates up to 100, but they are also not entirely sure about that. Definitely not 500. You know who else doesn't trust this? Not only me, but the US President. And he said so clearly that he has lost faith, or to be exact, he doesn't have confidence that the death toll numbers being released by Hamas-controlled Gaza Health Ministry are accurate, because they are not. और इधर गाजा पर इजराइल की बारूदी बौछार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल। आसमान में कई फीट ऊंचे धुएं का गुबार देखा गया। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। इजराइल की बारूदी बौछार से गाजा दहल उठा है। 24 घंटे में इजराइल के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। 24 घंटे में बमबारी में 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गाजा में खंडहर में तब्दील हुई कई इमारतें। तस्वीरें आपके सामने।